नमस्कार बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल, क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ, कैसा चल रहा है? आई एम ऑल गुड बेटा, सब बढ़िया। आप बताओ कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? पढ़ाई हो रही है? हाँ, पढ़ाई की थी? अच्छा, ठीक है। और बाकी के सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं? समझ में आ रहा है सब कुछ? लग रहा है कि हाँ, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कल को एग्जाम में बैठेंगे तो फिर हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को लिख पाएंगे। लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो? अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग अभी लेजिस्लेटिव रिलेशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे अपने लास्ट सेशन के अंदर। तो आज सबसे पहले ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को समझेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशंस को समझेंगे। देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसीडरिंग कि उनसे क्वेश्चंस फुल फ्लेजेड पूछा जाएगा, बहुत ही कम चांसेस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि प्रीलिम्स में कभी आपसे कोई एमसीक्यू वगैरह पूछ लें या कोई भी ऐसा आर्टिकल रेफर कर दें, तो हम लोग उनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही सीधी सादी सी बातें हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप उनको नोट कर लेना, समझ लेना, बस इतना काफी है। जो हमारी सबसे मेजर मेहनत हुई है, कल का पूरा सेशन चला गया, परसों के भी सेशन में लगभग आधा घंटा 45 मिनट्स मैंने दिए थे, वो हुए हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस का जो आखिरी पार्ट हम लोग डिस्कस करना शुरू कर दिए थे, वो था कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ये सिचुएशन को हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि शुरू से ही जब हमने आर्टिकल 246 पढ़ा, जब हमने शेड्यूल 7 पढ़ा, तो एक बात बार बार दोहराई जा रही थी कि जो यूनियन लिस्ट है उसके बारे में पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है, और जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसके बारे में हमारी स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सक्लूसिव पावर है। ये बात हम लोगों ने बार बार पढ़ी, बार बार दोहराई। पर फिर भी हमारे भारतीय संविधान के अंदर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसकी जो सबसे टोटल 5 सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी ऐसी 5 परिस्थितियां हैं जहां पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट के सब्जेक्ट पे। जिसकी जो सबसे पहली सर्कमस्टांस है वो मैंने आपको कल पढ़ा दी थी, हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, और उम्मीद है आप सभी लोग नोट कर रहे हो इन सभी चीजों को। When can the parliament when can the parliament legislate on state list? ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, टोटल पांच सिचुएशंस हैं, जिसमें पहली सिचुएशन जो है वो बात करती है किसकी? वो बात करती है नेशनल इंटरेस्ट की, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है, क्या सर्कमस्टांस है, इसके बारे में है आर्टिकल 249। अब क्या कहता है आर्टिकल 249? देखिए, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। राज्यसभा राज्यसभा का एक बहुत बड़ा रोल है यहां पे। राज्यसभा अगर चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास करती है, जिस रेजोल्यूशन के अंदर वो लिखती है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, फॉर वॉट एवर रीजन, ये जरूरी है और नेसेसरी है, मतलब ये नेसेसरी है और उचित है, नेसेसरी है, एक्सपीडियंट है, कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है
पार्लियामेंट कानून बनाए, पार्लियामेंट कानून बनाए। पर ये जो रेजोल्यूशन है इसको पास करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए राज्यसभा में चाहिए होगी 2/3 मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए कि वो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें राज्यसभा के अंदर, तब जाके ऐसा रेजोल्यूशन पास होगा। अब जब ये एक बार रेजोल्यूशन पास हो जाता है, इसकी जो वैलिडिटी है, रेजोल्यूशन की जो वैलिडिटी है वो होती है दोस्तों 1 साल की, वो होती है 1 साल की, 1 ईयर। जिसका मतलब क्या हुआ कि उस 1 साल के लिए पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जिसके बारे में रेजोल्यूशन पास किया है, पार्लियामेंट कानून बना सकेगा राज्यों के लिए। ठीक है, और ये जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है बाय डिफॉल्ट। अब मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि राज्यसभा को लग रहा है कि 1 साल का तो समय पूरा हो गया है या होने वाला है, पर मेरे को चाहिए कि अभी भी पार्लियामेंट कानून बना सके उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो राज्यसभा को फिर से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और हर बार जब राज्यसभा रेजोल्यूशन को पास करेगी, वो 1 साल की वैलिडिटी उसको मिलेगी। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है, कितनी भी बार पास करो फर्क नहीं पड़ता है, हर बार ये प्रक्रिया पूरी करने पर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो जो कानून बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा इस वैलिडिटी के दौरान, वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून की भी लिमिटेड वैलिडिटी है, और वो क्या है, 6 महीने। मतलब जैसे ही रेजोल्यूशन खत्म हुआ, जैसे ही रेजोल्यूशन का पीरियड खत्म हुआ, उसके 6 महीनों के बाद, एट द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, वो जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है वो लागू होना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो लॉ है उसकी जो वैलिडिटी है, जो लॉ है उसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों, दैट इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। और कब से काउंटिंग शुरू होती है 6 मंथ्स की? एक्सपायरी ऑफ रेजोल्यूशन, एक्सपायरी ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ये दोस्तों हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी जाते जाते। तो ये हो गई पहली सर्कमस्टांस जहां पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर रहा है स्टेट लिस्ट के ऊपर। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दूसरी सर्कमस्टांस कि दूसरी ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे, और ये है इमरजेंसी से जुड़ी हुई, इमरजेंसी से जुड़ी हुई प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 250। और ये बड़ा सिंपल सा आर्टिकल, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक सी बात है इसके अंदर समझने के लिए। देखिए दोस्तों, अभी हमने इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ा नहीं है, पर पढ़ने ही वाले हैं बहुत जल्दी, अगले हफ्ते शायद पढ़ेंगे उसको। उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 352, जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, जो बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर कभी भी उसको ऐसा लगे कि वॉर की वजह से या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से ये जरूरी हो गया है कि इमरजेंसी लगा दी जाए हमारे भारत देश के अंदर, तो इस बारे में वो घोषणा जारी कर सकता है, और इसी को बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसलिए दोस्तों, अगर कभी भी हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर आ जाती है कानून बनाने की, हमारे पूरे देश के बारे में या हमारे देश के किसी भी हिस्से के बारे में, फिर वो चाहे सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट का ही पार्ट क्यों ना हो। देखो, यूनियन लिस्ट के बारे में तो कानून बनाने की पावर वैसे भी हमेशा पार्लियामेंट के पास रहती है, इसी तरीके से कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में कानून बनाने की पावर हमेशा ही रहती है पार्लियामेंट के पास। पर इमरजेंसी के दौरान उसके पास बाय डिफॉल्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। जैसा हम आर्टिकल 249 में रेजोल्यूशन वगैरह पास कर रहे थे, कुछ भी नहीं करना है। बाय द वेरी फैक्ट कि इमरजेंसी लगी हुई है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है वो कानून बना सकती है।
ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लो। इफ एट एनी टाइम इसे और रीफ्रेम करता हूं और अच्छे तरीके से लिखता हूं। after the proclamation of emergency, the parliament gets the power to legislate on any subject of the state list ठीक है। इमरजेंसी की घोषणा होने के बाद और जब तक इमरजेंसी चल रही है, पार्लियामेंट के पास दोस्तों ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है। बस इसमें एक बात याद रखनी है, ये जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे उस दौरान जब इमरजेंसी चल रही है, ये कानूनों की जो वैलिडिटी होती है वो मात्र 6 महीने होती है। और वो 6 महीने की काउंटिंग कब से शुरू होती है? जब इमरजेंसी हटा दी जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। The sad laws made during emergency remain valid for 6 months only, after the expiry of 6 months। कहने का मतलब है जैसे ही इमरजेंसी हटी 6 महीनों की गिनती शुरू हो जाएगी, और जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे वो जो कानून है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था इस आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी के दौरान, वो कानून खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? तो आर्टिकल 250 के अंदर 2 बातें याद रखनी है। अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है उन सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, और वो जो कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है इमरजेंसी हटने के बाद, और 6 महीने पूरे होते ही वो कानून खत्म हो जाता है। ठीक है, इजी है। चलो अब चलते हैं तीसरी सिचुएशन पे। और ये जो तीसरी सिचुएशन है जहां पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, ये आधारित है कंसेंट पे, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। और ये हमको देखने को मिलता है कहां? आर्टिकल 252 में। अब ये सिचुएशन क्या है? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कंसेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कभी भी मान लो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को ऐसा लगने लगे कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है उसके बारे में उन राज्यों से संबंधित पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। मतलब राज्यों को ऐसा लग रहा है, किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को, 3 4 5 व्हाटएवर, इन राज्यों को ऐसा लग रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए उनके लिए, सबके लिए नहीं, उनके लिए। तो वहां पे वो ऐसा कर सकती हैं, पर उनको क्या करना होगा? एक रेजोल्यूशन पास करवाना होगा अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, मतलब लेजिस्लेचर्स के अंदर। जब वो रेजोल्यूशन पारित हो जाएगा तब ही पार्लियामेंट के पास ये पावर आ पाएगी कि वो उस संबंध में लेजिस्लेशन बना पाए। ठीक है, तो क्या मतलब?
राज्यों का चाहना कि पार्लियामेंट कानून बनाए, राज्यों के द्वारा इस संबंध में रेजोल्यूशन का पास होना असेंबली के अंदर, काउंसिल के अंदर, और फिर पार्लियामेंट का उनके लिए कानून बना देना। ठीक है, ये है दोस्तों कंसेंट पे आधारित पावर। नोट करा रहा हूं, लिख लो। इफ द टू or more states want that the parliament must legislate on any subject of the state list, then they all must pass a resolution in their respective state legislatures, and then the parliament can accordingly make law for them। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल बढ़िया आ गया। मतलब जो मैं कहना चाह रहा था बिल्कुल सेम चीज आ गई। देखो, अगर कभी भी दो या दो से ज्यादा राज्य चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है पार्लियामेंट कानून बनाए उनके लिए, तो उनको रेजोल्यूशन पास करना होगा अपनी स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, हर एक राज्य को जो ऐसा चाहता है। उसके बाद पार्लियामेंट उनके लिए कानून बना सकती है। वैसे एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जिन स्टेट्स ने कंसेंट दी है केवल उन्हीं के लिए कानून बना सकेगी पार्लियामेंट, बाकी की स्टेट्स के लिए नहीं। और यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट का कानून है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरी है, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा या 1 साल बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वो कानून बना रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। एक स्टेट का थोड़ा सा लॉजिक कम समझ में आता है, क्योंकि अगर देखो एक ही स्टेट चाहेगी कि कोई कानून बने तो वो खुद ही पास कर ले। मेन इसका इस आर्टिकल का लॉजिक क्या है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ बनाना है, अब उस लॉ के बारे में 3 4 5 स्टेट्स हैं जो एग्री कर रही हैं, वरना क्या होगा, हर एक लेजिस्लेचर को अलग से कानून बनाना पड़ेगा उसके बारे में, फिर उसमें डिफरेंसेस होते हैं काफी, मतलब असेंबली के अंदर भी डिबेट डिस्कशंस हो जाते हैं, हर बार वो चीज नहीं आ पाती है जो सरकार चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि पार्लियामेंट को पावर दे देते हैं और पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी एक वही हम सब पे अप्लाई हो जाएगा। दैट इज द लॉजिक कि हमको बात कहते हैं कि 2 या 2 से 4 स्टेट्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्लियर है, बस इतना ही याद रखना बेटा, क्योंकि जब भी आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट ये बात लिखनी होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात एक बार? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो चौथी सिचुएशन, दी फोर्थ सिचुएशन, वो ये है जहां पर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी इन्वॉल्व हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन इन्वॉल्व हो। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है। चौथी सिचुएशन, इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, ये फोर्थ सिचुएशन है जहां पर जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेट कर सकेगी किसी भी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है,
अब इसको समझो उससे पहले एक हल्का सा कॉन्टेक्स्ट ले लो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो सब बच्चों, हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी या उसका पूरा अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है, मतलब केंद्रीय सरकार को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में राज्यों के पास या राज्यों की सरकारों के पास कोई बहुत ज्यादा पावर्स है नहीं। तो हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो कौन करती है? केंद्र सरकार। तो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करना है या नहीं, किसी भी ट्रीटी का पार्ट बनना है या नहीं, ये पूर्णतः केंद्र सरकार के फैसले होते हैं। ठीक है, उसमें राज्यों के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। दैट इज द रीजन कि ये आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 253। और ये आर्टिकल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए हमारे देश ने, हमारी केंद्रीय सरकार ने कोई ट्रीटी की किसी दूसरे राज्य के साथ, दूसरे देशों के साथ, या फिर कोई एग्रीमेंट वगैरह किया, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे उसने कोई भी जिम्मेदारी ली, कोई भी ऑब्लिगेशन ली, और अगर उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, अगर उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे कानून बनाने की जरूरत है जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो है तो स्टेट लिस्ट का पार्ट, पर उसके ऊपर कानून बनाना जरूरी है क्योंकि इस बारे में हमारे देश ने ट्रीटी की है या एग्रीमेंट किया है, तो वहां पर पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे लेजिस्लेट कर सकेगा। बस उसको एक ही बात, एक ही रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है, एंड दैट इज कि वो जो ये लेजिस्लेशन लेके आ रहा है, दैट इज फॉर द सोल पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। मतलब वो ऐसा कर रहा है केवल और केवल इसलिए जिससे कि कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट इफेक्ट में आ सके, लागू किया जा सके हमारे देश के अंदर। दैट इज द ओनली पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो लिख लें फटाफट से। The parliament can legislate on any subject of the state list if the same is necessary, if the same is necessary for giving effect to any international treaty और एग्रीमेंट ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है कानून बना सकती है, अगर ऐसा करना जरूरी है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को इफेक्ट में लाने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी सर्कमस्टांस पे, द वेरी लास्ट सिचुएशन जहां पे हमारी जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर पाएगी स्टेट लिस्ट के ऊपर, और वो कौन सी है? वो है प्रेसिडेंट रूल। द सिचुएशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, ये हमको देखने को मिलती है आर्टिकल 3, क्या हो गया, आर्टिकल 357। अभी आपको मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था कि अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगी हो तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, आप सभी को पता है। पर दोस्तों एक और सिचुएशन है जिसकी चर्चा आर्टिकल 356 के अंदर की गई है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, या फिर प्यार से कभी कभी उसको स्टेट इमरजेंसी भी बोल दिया जाता है।
इसके अंदर होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कभी भी किसी भी राज्य के गवर्नर साहब को ऐसा लगने लगे कि उस राज्य की जो सरकार है वो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल रही है या फिर भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल पाएगी, तो गवर्नर साहब क्या करते हैं, एक रिपोर्ट भेज देते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास इस बारे में, और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर अगर प्रेसिडेंट साहब चाहे तो उस राज्य के अंदर अपना रूल स्थापित कर सकते हैं। और अपना रूल स्थापित करने का मतलब क्या है कि वहां की जो राज्य की सरकार है, वहां की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो भंग हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी फॉर द टाइम बीइंग, और उस राज्य का जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो सीधे तौर पर आ जाएगा किनके हाथों में, हमारे प्रेसिडेंट साहब के हाथों में। और आप सभी को पता ही है कि प्रेसिडेंट साहब के हाथों में मतलब केंद्र सरकार के हाथों में। ठीक है, ऐसी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 356 के अंदर। अब उसी से जुड़ा हुआ है ये आर्टिकल 357, और ये क्या कहता है कि जब भी किसी भी राज्य के संबंध में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हो, मतलब स्टेट इमरजेंसी लगी हुई हो, तो जब तक वो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तब तक पार्लियामेंट के पास ये पावर रहती है कि वो उस राज्य के संबंध में किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है वो कानून बना सकता है, वो कानून बना सकता है। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। if the president rule if the president's rule is imposed on any state by use of article 356, then the parliament can legislate on any subject of the state list as long as the president's rule continues। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि उस दौरान वो लेजिस्लेट कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और वो कब तक कर सकेगा, जब तक वो प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। ये कहां पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 357 के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ पांचों परिस्थिति हमारी पूरी हो गई जहां पर जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेट कर सकेगा। अब फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ, आर वी ऑल क्लियर? जो भी कुछ हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, तो हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारी बातें पढ़ ली। ठीक है, मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 केसेस भी बता दिए इसके बारे में। तो मतलब अगर बाई चांस क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो भी पॉइंटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कल के सेशन में और अभी के सेशन में पिछले आधे घंटे में, आपको बस उन्हें दिमाग में रखना और कोशिश करना है कि अपने दिमाग से, अपने मन से, अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल करके उसको अच्छे से अच्छे तरीके से लिखो, एक्सप्रेस करो। पॉइंट 2 और पॉइंट 5 में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे बेटा आप। एक नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 और ये प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और अगर फिर भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो परेशान मत हो, अभी इमरजेंसी का टॉपिक आएगा,
तो उसमें हम लोगों को ये तीनों ही आर्टिकल पढ़ने हैं। आर्टिकल 352 भी पढ़ना पड़ेगा, 56 भी पढ़ना पड़ेगा, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम लोग बढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की तरफ, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस की तरफ। पहले करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहां से मेंस में तो क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पे जो आपका मेन फोकस होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर, वो होना चाहिए प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में भी किसी ना किसी आर्टिकल को पकड़ के, वो और आर्टिकल भी गिने चुने हैं, उनको ही पकड़ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे अगर आया तो। ठीक है, लॉजिक बहुत सिंपल है, टॉपिक बहुत आसान है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे, बस सुनते चलना और पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात, जो बताया जा रहा है उसको समझो और अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलो, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर लोगे। जैसे जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करते हैं, जो सबसे पहली बात हम लोगों को करनी होती है वो ये है कि दोस्तों देखो, हमारे भारतीय संविधान के अंदर ये बात लिखी हुई है, स्पेसिफिकली मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि हर राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एक्सरसाइज किया जाएगा, और इस तरीके से एक्सरसाइज किया जाएगा कि ये सुनिश्चित हो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, जब राज्य की सरकारें अपना काम करती हैं, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करती हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों के खिलाफ जाए। और यहां तक नहीं, अभी भी रुका नहीं हमारा भारतीय संविधान, उसके एक कदम जाके आगे जाके ये भी बोलता है कि केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब केंद्र सरकार की जो ताकतें हैं, उसमें एक ताकत होगी कि वो डायरेक्शन दे सकेगा, कि वो निर्देश जारी कर सकेगा राज्यों को कि उनको अपनी पावर को, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, आपको छोटी लग रही होगी पर ये बहुत बड़ी बात है, खासकर तब जब हम लोग अपने आप को एक फेडरल कंट्री कहते हैं। बोलते हैं ना, क्वाजी फेडरल है, फेडरल नहीं है, रियल फेडरल नहीं है, अमेरिका जैसी फेडरल नहीं है। दिस इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स जिसकी वजह से हमें ऐसा कहना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार आपको नोट करा दे रहा हूं, नोट करते चलना। आर्टिकल 256 क्या कह रहा है, उसके पॉइंट बाय पॉइंट को नोट करो। पहली बात तो ये, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट must be exercised so as to ensure that the laws made by parliament are not violated। कहने का मतलब है, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो इस तरीके से एक्सरसाइज हो कि उसकी वजह से जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनका उल्लंघन नहीं होगा। ये पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, the executive power of the union includes the power to give directions to the state। मतलब केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, केंद्र सरकार की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पावर इंक्लूड होती है जो कि है राज्यों को डायरेक्शन देना।
राज्यों को निर्देश जारी करना। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन चलता है हमारे केंद्र के बीच में और हमारे राज्यों के बीच में। आ गई बात समझ में? क्लियर है? एक बार वाई टाइप करो, समझ में आ गया? दोनों पॉइंट समझ में आ गए? क्योंकि जब भी अगर बाई चांस कुछ ऐसा आएगा, दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को मेंशन करना है। ठीक है, और इसमें अपनी राय डालने की मत कोशिश करना। कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ ऐसी बातें लिखने लगते हैं जो भारतीय संविधान की नहीं है, उनके मन से निकल के आ रही हैं। ऐसा मत करना, अपनी भावना को कंट्रोल रखना, बस इतना ही डिस्कशन करना जितना मैंने आपके सामने लिखा है। अब उसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जैसे वाटर डिस्प्यूट्स को लेके एक आर्टिकल है, आर्टिकल 262। ये एमसीक्यू के सवाल हैं बेटा। वाटर डिस्प्यूट से संबंधित एक आर्टिकल है, आर्टिकल 262। ये क्या कहता है? इस बात की वैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है जब हम आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पढ़ रहे थे। आपको याद होगा वहां पे एक एक्सेप्शन था आर्टिकल 131 में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक ऐसा कानून बना सकती है और बोल सकती है कि जो भी पानी से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स हैं राज्यों के बीच में, उनके संबंध में हमारे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं बनेगी। ऐसी पावर थी पार्लियामेंट के पास, उसी का एक्सटेंशन है ये आर्टिकल 262। ये क्या कहता है? ये वही बात को कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना सकती है, और वो कानून किस बारे में होगा कि पानी के इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, पानी के इस्तेमाल, पानी के बंटवारे या फिर पानी के कंट्रोल के संबंध में जो भी डिस्प्यूट्स हैं राज्यों के बीच में आपस में, उनका निपटारा कैसे किया जाएगा, उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। ठीक है, वैसे तो आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है राज्यों के बीच में तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, पर आर्टिकल 262 के अंदर पार्लियामेंट को ये स्पेसिफिक पावर दी है कि वो इस बारे में कानून बना सकता है कि उन डिस्प्यूट्स को कैसे सुलझाया जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर भी दिया है ऑलरेडी, और उसके अंदर उन्होंने कानून बनाया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। इंटर स्टेट, अभी मैं लिख दूंगा, अभी बस सुन लो, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956, जिसके अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है कोर्ट की तरह काम करते हैं वो लोग, जिनका काम है केवल इन वाटर डिस्प्यूट्स को ही सॉर्ट आउट करना। ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट से छोटा सा लिख देता हूं, कुछ बहुत ज्यादा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 262 empowers the parliament to bring law on the subject of use, distribution and control of water among different states and to settle the disputes arising therefrom। आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो कानून बना सकता है पानी के इस्तेमाल, बंटवारे और कंट्रोल के संबंध में राज्यों के बीच में, और उनसे जो डिस्प्यूट्स निकल के आ रहे हैं उनके सेटलमेंट के बारे में। और जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, उसका नाम क्या है? इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। इसको नोट कर लो, अच्छा लगेगा अगर इसको लिखोगे तो। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956।
ठीक है, तो ये जो सारे डिस्प्यूट्स हैं वो इसी कानून के हिसाब से सॉर्ट आउट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामले नहीं जाते हैं। चलो, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्लियर है? बेसिक सी बात है। ये सब मैं एमसीक्यू के लिए पढ़ा रहा हूं आप लोगों को केवल एमसीक्यू के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वहीं पे आएंगे ये सारे सवाल। एक और आर्टिकल है जिसको हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में समझना होता है, जो बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार। इंटर स्टेट काउंसिल, इसकी जो बात है वो आर्टिकल 263 में हुई। वैसे तो इस आर्टिकल के अंदर अगर आप डूबने की कोशिश करोगे तो ये आर्टिकल ऐसा है कि आपको डुबा भी सकता है, इसलिए ध्यान देना उन बातों पर जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? फिर से वही बात रिपीट करूंगा, हम क्या हैं? एक फेडरल कंट्री है जिसके अंदर एक तो केंद्र सरकार है और इतने सारे राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। और दोस्तों, इतनी भी बात आप समझते ही होंगे कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि केंद्र के हितों में और राज्य के हितों में क्लैश होने लगता है, उनके इंटरेस्ट टकराने लगते हैं, उनके बीच में खींचातानी होने लगती है। और केंद्र और राज्य तो छोड़ो, आपस में राज्यों में भी ऐसा होने लगता है, उनके हित एक दूसरे से टकराने लगते हैं, उनमें खींचातान होने लगती है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के अंदर कि एक ऐसा संस्थान हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका ये काम हो कि ये एंश्योर करे सारे राज्यों के बीच में आपस में और केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध हो वो कॉर्डियल हो, मतलब अच्छे हो। ठीक है, उनमें खींचतान की परिस्थिति कम से कम बने। देखो, बनने से तो नहीं रोक सकते, बनेगी ही बनेगी। अगर एक से ज्यादा बर्तन होंगे तो खड़केंगे तो है ही, खड़कने से नहीं रोक सकते, पर कम से कम खड़कें। यही जो काम हमारे भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है किसको? इंटर स्टेट काउंसिल को। इंटर स्टेट काउंसिल को, जिसका काम क्या है कि वो कोऑर्डिनेशन लेके आती है किसके बीच में? राज्यों के बीच में और राज्यों के आपस में और केंद्र के बीच में। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास है। प्रेसिडेंट अब अगर चाहें तो ऐसी काउंसिल को बना सकते हैं किसी भी समय पे, जब भी उनको ठीक लगेगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के हितों के लिए, आम जनता के हितों के लिए। क्योंकि आम जनता के ही तो हित हैं बेटा। अगर राज्य आपस में ही लड़ते रहेंगे, केंद्र राज्य आपस में लड़ते रहेंगे, तो किसका नुकसान है? हम जैसे लोगों का नुकसान है। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, सॉरी, कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसी किसी काउंसिल को बनाएंगे। ठीक है, अब ये काउंसिल अगर बनेगी तो इसका क्या काम होगा? ये क्या काम करेगी दोस्तों? ये एडवाइस करेगी, राय देगी अपनी, किसके बारे में? डिस्प्यूट्स वगैरह के बारे में जो राज्यों के बीच में हो जाते हैं। क्या मुद्दा है, क्यों डिस्प्यूट हो रहा है, उसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करना, उसके बारे में सजेशंस देना, एडवाइस देना कि उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा ये भी कोशिश रहेगी इस काउंसिल की, हमेशा ये इन्वेस्टिगेशन करे, डिस्कस वगैरह करे कि कैसे हम लोग कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करें। मतलब कैसे इस तरीके से काम किया जाए कि केंद्र का भी भला हो और सभी राज्यों का भी भला हो। तो कैसे वो कॉमन पॉइंट पे पहुंचे, कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे, इसके बारे में भी डिस्कशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना इसी काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। और आखिर में ये काउंसिल रिकमेंडेशन करती है किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे दोस्तों, सरकारें कई ऐसी नीतियां बनाती हैं, कई ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं, जो पॉलिसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती जब तक राज्यों के बीच में और सरकारों के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में, राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत आसान से एग्जाम्पल दूं, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जब फंडामेंटल राइट बना, आर्टिकल 21A के अंदर एक्ट आया, तो शिक्षा एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में केवल केंद्र कितना भी जोर लगा ले, कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं ला सकता था। ऐसे ही कोई भी राज्य सरकार कितनी भी जोर लगा ले, बिना केंद्र के सपोर्ट के ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए वो एक ऐसी पॉलिसी थी कि जहां पे बहुत जरूरी था कि राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में एक सही कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है जहां पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है,
वहां पे भी हमारी ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो यही काम करती है और उस कोऑर्डिनेशन को लाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ काउंसिल बनी है या नहीं? हाँ, हमारे यहाँ ये काउंसिल बन चुकी है। और ये कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी थी? ये सारे एमसीक्यू के सवाल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये एक कमीशन थी जो 1983 से लेकर 1987 तक जिसने काम किया, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसी काउंसिल बनानी चाहिए। और ऐसी काउंसिल जो है वो इफेक्ट में आई 1990 में, 1990 में आखिरी में जाके इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो अब मैं आपको नोट करा देता हूं, ध्यान से सुन लेना। अंडर आर्टिकल 263, the president of India, the president is empowered to establish interstate council to ensure effective coordination among states and the center। सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर बोल लो, यूनियन बोल लो, कुछ भी बोल लो। The functions of this commission include conducting इंक्वायरीज, स्पेलिंग देख लेना बेटा, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, डिस्कशंस एंड गिविंग suggestions to ensure that all disputes are settled। ठीक है, तो आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट साहब को यह पावर दी गई है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल को बना सकते हैं, जिससे कि राज्यों के बीच में आपस में और राज्यों में और केंद्र में जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें। और ये जो काउंसिल है इसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ये है कि ये इंक्वायरी कंडक्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, डिस्कशन वगैरह करती है और सजेशन देती है कि किस प्रकार हम अपने राज्यों के संबंधों को, केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधार सकते हैं और कैसे उनके बीच के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सके। और आखिरी बात, ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है हमारे देश के अंदर स्थापित की गई 1990 में, और किसके रिकमेंडेशन पे की गई? सरकारिया कमीशन। ठीक है, तो अगर कोई भी सवाल पूछ लें किसी भी पॉइंट से एमसीक्यू में, कितना भी घुमाएं आपको, आप घूमना मत। ठीक है, क्लियर है? अब यहां तक की बात समझ में आ गई? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो सभी लोग। आर्टिकल 131 को प्रगति दोबारा पढ़ो बच्चे, मैंने आपको बताया था इस बात को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, नहीं तो क्लास को दोबारा देखना। ठीक है, अब आखिरी बात रह जाती है इस इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इट। कंपोजिशन से अगर बाई चांस सवाल पूछ ले तो ठीक है, तो इस कंपोजिशन और सुन लो। इसमें कौन कौन होता है? एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं।
उसके अलावा जो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज काम कर रही हैं, जैसे दिल्ली हो गया, तो उनके भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा जो बाकी की यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं है, तो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, वो भी होते हैं इस काउंसिल के अंदर। उसके अलावा अगर कोई राज्य है जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, मतलब वहां की सरकार तो भंग है अभी, तो अगर कोई राज्य है जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहां उस राज्य के गवर्नर साहब होंगे। ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा 6 लोग जो कैबिनेट का पार्ट है प्राइम मिनिस्टर के, वो भी होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर भी एक व्यक्ति होगा। तो 6 बंदे कैबिनेट के बंदे होते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लेता हूं आपके सामने ही। तो सबसे पहले चाहिए पीएम साहब, और पीएम साहब होंगे कौन? चेयरमैन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमको चाहिए सारे चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे फिर से चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज जहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज जहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन रह गया? हाँ, पांचवें नंबर पे, हाँ, अगर किसी भी कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहां पे गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। और आखिरी में 6 कैबिनेट मेंबर्स, 6 कैबिनेट मेंबर्स, कैबिनेट मेंबर्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का होना जरूरी है, बाकी कोई भी हो सकते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोस्तों हमारी कॉम्पोजिशन है किसकी? हमारी इंटर स्टेट काउंसिल की। क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, ऑल क्लियर। कोई डाउट नहीं, नोट कर दिया पॉइंट बाय पॉइंट। अभी बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो केवल मेरे पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं लिखा रहा हूं, उस पे ध्यान। चल, ये हो गया दोस्तों हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो मुझे लग रहा है कि अब तो आप कर लोगे आराम से, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। यही नहीं पता किसकी कंपोजिशन, क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे अभी इससे पहले? अभी क्लास ज्वाइन की है? ऐसे नहीं करो यार बोलते बोलते मेरी हालत खराब हो जाती है, आप पूछ रहे हो किसकी कंपोजिशन। लास्ट में ये है 6 कैबिनेट मेंबर्स इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर। 6 कैबिनेट के बंदे, जिसमें 6 बंदे होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब चुनेंगे उनकी कैबिनेट से, उसमें से एक होम मिनिस्टर होगा। हाँ बिल्कुल, किसकी कंपोजिशन पढ़ रहे थे बेटा? इंटर स्टेट काउंसिल की, वही तो पढ़ रहे हैं, वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। ठीक है, चलो अब आ जाओ फाइनेंशियल रिलेशंस पे। देखो, फाइनेंशियल रिलेशन तो और भी कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से भी कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर हाँ, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उनको पहले फटाफट से कवर कर लेते हैं। मेरे को बस 1 मिनट दीजिए। ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए, आज पढ़ा दूं पूरा लगातार, पढ़ाने दो। हाँ, ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए तो अभी दे सकता हूं, बाद में नहीं दे पाऊंगा। चलो एक काम करो, ले लो,
4:55 हो रहा है मेरे फोन में, 4:55 हो रहा है, 4:55, ठीक है। जैसे ही एग्जैक्ट 5 बजेंगे आई स्टार्ट विद द क्लास, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक ले लो, फटाफट से रिलैक्स करके आओ, फिर मैं आपको फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ाऊंगा, और फाइनेंशियल रिलेशन अगर हम लोगों ने पूरा कर लिया तो फिर हम लोग बढ़ेंगे ट्रेड कॉमर्स वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो जाओ फटाफट से भाग के जाओ, जल्दी से आओ, जाओ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से आओ, 5 बजे एग्जैक्टली शुरू करेंगे।
चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा आप सभी लोगों के लिए। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों फाइनेंशियल रिलेशंस। और देखिए, फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर हम लोगों को कुछ फंड्स के बारे में समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू अगर आपसे पूछेंगे तो फंड्स के इन एंड अराउंड ही पूछेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल रिलेशन का क्या टॉपिक है। फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। अब दोस्तों कुछ मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ऐसे एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, कंटिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। ऐसे एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ऐसे एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट। अब यही जो शब्द हैं, मैंने आपको जो 6 शब्द बताए अभी बैक टू बैक, हमारा एम और पर्पस यही है कि इन सारे शब्दों को हम लोग समझें और बारी बारी से इन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रावधान जो हम लोगों को समझना है, जो हमें इन शब्दों का मतलब समझाएगा, वो है आर्टिकल 266। और इसके अंदर हमको 2 चीजें सीखनी है। पहली चीज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और दूसरी जो चीज हमको सीखनी है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है। इन 2 फंड्स को हमें बैक टू बैक समझना है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए दोस्तों। जो भी पैसा हमारे देश में प्राइमरी रूप से आ रहा है, कोई भी रेवेन्यू जो है, किसी भी तरीके से जो हमारी सरकार कमा रही है पैसे को, जहां से भी वो पैसा सरकार तक पहुंच रहा है, वो सारा पैसा इन्हीं कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर जाता है। जैसे जो भी रेवेन्यू है, जो केंद्र का है, जो यूनियन का है, वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। रेवेन्यू का मतलब क्या है? मानो टैक्स लगाया, इतने सारे लोगों ने टैक्सेस पे किए, जिस जिस टैक्स को हमारे केंद्र ने लगाया, जिसका पैसा केंद्र को मिल रहा है, वो सारा पैसा किस में जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इसी तरीके से जो भी टैक्सेस किसी भी राज्य सरकार ने लगाए, उनका पैसा जो राज्य सरकार को मिलता है, वो सारा पैसा कहां पे जाता है दोस्तों? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में। कहां जाता है दोस्तों? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में। ये तो हो गया रेवेन्यू, टैक्स वगैरह से जो हम लोगों ने कमाया। उसके अलावा मान लीजिए कोई भी लोन लिया गया, कोई भी लोन लिया गया किसी भी कारणवश, मानो हमारे केंद्र ने कोई भी लोन लिया, तो वो जो लोन का पैसा आएगा वो कहां पे आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसी प्रकार मानो कोई भी राज्य सरकार ने लोन लिया, तो वो पैसा कहां पे आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में। मान लीजिए हमारी केंद्र सरकार ने किसी और को लोन दिया था, कभी लोन दिया था, अब उस लोन के बदले इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर वो लोन का पैसा वापस मिल रहा है, तो वो पैसा भी कहां पे जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने लोन दिया था, तो उसका जो इंटरेस्ट है या उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जब वापस आएगा तो किस में आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। इसी तरीके से जो भी खर्चे होने हैं, जो भी एक्सपेंसेस होने हैं, जैसे हमको कोई भी गवर्नमेंट है जिसको सोचना है कि मुझे ये पॉलिसी लेके आनी है, इस पॉलिसी के लिए इतना पैसा चाहिए, तो जो भी एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंडिचर है केंद्र का, वो कहां से निकलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसी तरीके से राज्य का जो एक्सपेंडिचर है सारा, वो कहां से निकलेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। कहने का मतलब है, अगर मैं आसान भाषा में कंक्लूड करूं इन सारी बातों को,
तो जो भी पैसा आ रहा है केंद्र का, वो आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी पैसा आ रहा है राज्य का, वो आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। और जो भी पैसा जा रहा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो भी जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से केंद्र के लिए, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से अगर बात राज्य की हो रही। तो इसको मैं बड़े आसान तरीके से इस तरीके से समझता हूं, जैसे आपका जो वॉलेट है, उसकी जो मेन पॉकेट है, जो मेन पॉकेट होती है, जैसे आप वॉलेट को खोलते हो, जो पॉकेट खुलती है बाय डिफॉल्ट, वो आपका कंसोलिडेटेड फंड है। तो सारा पैसा जो आ रहा है आप उसमें रखते हो, सारा पैसा जो जा रहा है वो वहीं से निकल के जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा मैंने जैसा आपको बताया कि आर्टिकल 266 के अंदर होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड्स हैं दोनों। ठीक है, इसके अलावा एक और बात है जो आपको समझनी है, वो होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट। इनको भी समझ लो। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और चौथे नंबर पे पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट। इनका क्या काम है? जो भी पैसा इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं गिर रहा, जो मैंने आपको बताए, जैसे रेवेन्यू हो गया, जैसे लोन हो गया, लोन का रीपेमेंट हो गया, अगर इन कैटेगरी के अलावा और कोई पैसा आ रहा है, किसी भी और जगह से आ रहा है, किसी भी और सोर्स से आ रहा है, तो वो सारा पैसा अगर केंद्र का है तो वो जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। कहां जाता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। इसी की तरह किसी भी राज्य के लिए वो सारा पैसा जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं गिर रहा है, वो सारा पैसा कहां पे जाता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट में। तो ये एक बैकअप अकाउंट है, ये एक बैकअप अकाउंट है। इस तरीके से मान लीजिए कि बैंक में आपके दो बैंक अकाउंट्स हैं। एक बैंक अकाउंट है जिसको आप आमतौर पर यूज करते हो, और दूसरा बैंक अकाउंट है जिसमें जैसे घर का किराया आता है या दादाजी की पेंशन आती है, तो कोई एक आध स्पेसिफाइड सोर्स से वहां से इनकम आ रही है जो उस अकाउंट में जा रही है। तो ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है या पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट है, ये उसी बैकअप फंड की तरह काम करते हैं। प्राइमरी फंड कंसोलिडेटेड रहेंगे, प्राइमरी फंड तो वही रहेगा, सारा खर्चा पैसा लगभग वही आएगा, पर फिर भी कोई परिस्थिति हो कि किसी और फंड में जाना हो पैसा, देन दीज आर दी टू बैकअप फंड्स। ठीक है, आ गई ये वाली बात समझ में। इसके बाद आता है पांचवें और छठवें नंबर पे कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और छठवें नंबर पे कंटिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। अब ये फंड कहां है? इन फंडों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 267 के अंदर। और देखिए बड़ा सिंपल सा है इनको समझना। कंटिंजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जिसके अंदर जो भी पैसा होता है उसको हम लोग बचा के रखते हैं। किस पर्पस के लिए? कि कल को कोई भी अनफोर्सीन इवेंट हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी आपदा आ जाए जिसके बारे में हमने तैयारी ना कर पाई हो और उसके लिए हमें खर्चा करने की जरूरत पड़े, तो यहां पर ये कंटिंजेंसी फंड काम आता है। अगर केंद्र के लेवल की समस्या है तो उसके लिए कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और अगर राज्य के स्तर की समस्या है तो उसके लिए कंटिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट है। बस एक शब्द याद रखिएगा, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। नोट भी कर लो अगर चाहो तो आप, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो पहले से प्री प्लान नहीं किया जा सका था। ठीक है, जैसे मान लो कोविड वाली सिचुएशन देख लो, किसी को पता थोड़ी ना था कि कोविड इतना लंबा टिक जाएगा।
ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। और कितने नए नए खर्चे निकल के आ गए थे सरकारों के पास, फ्री में वैक्सीन लगवानी है, लोगों तक खाना पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है। ये सारी सिचुएशन कैसी हैं? अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर वाली सिचुएशंस। यहां पे काम आता है कंटिजेंसी फंड। और इसको कैसे याद रखोगे? वही आपका जो वॉलेट है उसके अंदर एक चोर पॉकेट होती है ना, चोर पॉकेट मतलब वो छोटी सी पॉकेट जिसके अंदर आप उस पैसे को छुपा के रखते हो कि कभी कल को शायद मेरे को जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, तो मैं इस पैसे को निकालूंगा, वरना अपने वॉलेट में रखूंगा। कभी कभी तो आपके पेरेंट्स आपसे जबरदस्ती रखवाते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे से जबरदस्ती आज भी रखवाते हैं कि वॉलेट के अंदर दबा के 4-5 हज़ार रुपए रखा करो कि बाई चांस कहीं फंस जाओ तो एटलीस्ट आपके पास वो पैसे हों। तो कंटिजेंसी फंड वही है, वही सिनेरियो है जहां पे अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हैंडल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? लिख लोगे? अब इसमें लिखना क्या है, आपसे एमसीक्यूज में ही पूछेंगे। समझ में आ गया? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड कंसोलिडेटेड बताया तो बेटा, इतनी तो मैंने व्याख्या की यहां पे, फिर से रिपीट करूं पूरी कहानी। क्या था कंसोलिडेटेड फंड? जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी लोन लिए हैं, जो भी लोन दिए थे उनका रीपेमेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो कंसोलिडेटेड फंड में जा रहा है बेटा। उसके अलावा जो बाकी का है वो पब्लिक अकाउंट में जा रहा है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लें तो आप आसानी से इसका जवाब दे देना। अब दोस्तों एक आर्टिकल है, वैसे कुछ है नहीं इसका लॉजिक, बट इसको देख लो। ये बात करता है दोस्तों जीएसटी काउंसिल की, आर्टिकल 279 ए है। अब इतनी मेहनत कर ली है तो इतना भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 279 ए। अब देखो, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊंगा जीएसटी की, क्योंकि फिर आप घूम जाओगे और हमारा डिस्कशन किसी और ही दिशा में चला जाएगा। देखो, मोदी सरकार के द्वारा काफी बड़े बड़े कदम उठाए गए। उन कदमों में से एक बहुत बड़ा कदम था जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश करना। जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश करना, और ये जो पूरा जीएसटी का सिस्टम लेके आए हैं हमारी जो सरकार है, वो इसी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। और ये कब हुआ? ये बहुत रिसेंटली हुआ। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया। और अरुण जेटली जी, लेट मिस्टर अरुण जेटली जी का बहुत बड़ा योगदान था इस पूरी जीएसटी के सिस्टम के अंदर। अब ये जीएसटी का सिस्टम क्या होता है? देखो, पहले क्या होता था ना दोस्तों, टैक्स ना अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे। मतलब अलग अलग नाम से छोटे बड़े कई सारे टैक्स लगते थे अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग केंद्र के द्वारा। जिससे क्या होता था, एक तो टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती थी, और दूसरा कंफ्यूजन बहुत होता था कि किसी राज्य में किसी बात का टैक्स लग रहा है, दूसरे राज्य में नहीं लग रहा है। किसी राज्य में किसी बात का टैक्स इतना है, दूसरे राज्य में किसी बात का टैक्स कम है। जिससे क्या होता था, बहुत परेशानी होती थी। जैसे अभी जो हम अगला ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 301 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो ट्रेड और कॉमर्स होगा ना हमारे देश के अंदर, वो फ्री होगा। मतलब फ्री होने का मतलब क्या है कि उसका फ्री फ्लो होगा। कोई भी राज्य कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे ट्रेड और बिजनेस के बीच में बाधा आए। तो पर ये जो टैक्स का सिस्टम चला आ रहा था उसकी वजह से क्या होता था, ऐसी बाधाएं आती थी। अब कोई व्यापारी है जिसका काम दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, इलाहाबाद में भी है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था इन सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस को हैंडल करना, सबका अकाउंट रखना, सबको मेंटेन करना। फिर कहीं पे डिफॉल्ट हो गया तो कोई पेनल्टी लगा देगा, बहुत टेंशन थी। तो ये जीएसटी का सिस्टम सोचा गया कि हम क्या करेंगे, इन सारे छोटे मोटे टैक्सेस को मिला के कॉन्सोलिडेट कर देंगे एक ही जगह पे, एक ही नाम से, जिसको हम बुलाएंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो भी कोई व्यक्ति सामान बेच रहा है तो उसे टैक्स देना है, बात खत्म। जो भी व्यक्ति सामान खरीद रहा है उसे फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स देना है, बात खत्म। कोई भी व्यक्ति कोई सर्विस दे रहा है उसे टैक्स देना है, फिक्स अमाउंट, बात खत्म।
कोई भी व्यक्ति जो सर्विस ले रहा है उसे टैक्स देना है, फिक्स्ड अमाउंट, बात खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप पूरे इंडिया में कहीं पे चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है आपको, वही जीएसटी देना है, ठीक है। अब ये जो पूरा जीएसटी का सिस्टम मैंने आपको बताया आसान भाषा में, इसका जो रेगुलेशन है, मतलब इसको जो चलाने की प्रक्रिया है, वो की जाती है जीएसटी काउंसिल के साथ, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 279 ए के अंदर। यहाँ पे इसकी कंपोजिशन आप नोट कर लो, क्योंकि कंपोजिशन से अगर एमसीक्यू आपसे पूछ लिया तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे और उसके कंपोजिशन की बात करेंगे, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। कई बार बच्चे प्राइम मिनिस्टर कराते हैं, क्योंकि ज्यादातर कमीशंस के केसेस में प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरमैन रहते हैं। यहां पे जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। इस बात को नोट कर लो, सबसे ज्यादा गलती यही होती है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कौन होते हैं? चेयरमैन। इसके अलावा और कौन होता है? इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जो जिनके पास रेवेन्यू और फाइनेंस का चार्ज होता है। नोट कर लो आप, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट with the charge of revenue and finance। तो जो भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, उन जो रेवेन्यू का चार्ज है जिनके पास, फाइनेंस का चार्ज है जिनके पास, वो मेंबर होते हैं। इसी की तरीके से जो भी मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस और टैक्सेशन या फिर कोई भी मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करती है हर एक सरकार, वो भी इसका मेंबर बनते हैं। तो जो भी राज्यों के अंदर लोग हैं जो मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई, टैक्सेशन से जुड़ी हुई, या फिर और भी कोई मिनिस्टर जिसको कोई भी राज्य नॉमिनेट करना चाहे, वो कर सकती है, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ, क्या शब्द इस्तेमाल था? ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो कंपोजिशन है किसकी, गुड्स एंड सर्विस कमीशन की, वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, जीएसटी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो चेयरमैन हो गए फाइनेंस मिनिस्टर साहब। इसके अलावा जो स्टेट के मिनिस्टर हैं, देखो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे लिखा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इसका मतलब समझते हो? नहीं समझते? किसी को पता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो राज्य के मिनिस्टर्स की बात हो रही है या केंद्र के मिनिस्टर्स की बात हो रही है? मतलब समझते हो? गवर्नर से क्या बोल रहे हो? हर चीज बतानी पड़ती है, बेसिक सी बात सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, केंद्र के अंदर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट होती है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो उनमें से कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो होते केंद्र के मिनिस्टर्स हैं, पर उनको राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे मानो कोई व्यक्ति है, मैंने उसको जिम्मेदारी दी, उसको पोर्टफोलियो दिया रेवेन्यू का, और उसको स्टेट का मिनिस्टर बना दिया, मतलब वो है मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट, मतलब केंद्र का मिनिस्टर है, पर उसकी जिम्मेदारी है राज्यों का ध्यान रखना, राज्यों के उस एस्पेक्ट का ध्यान रखना जिसकी मिनिस्ट्री उसे मिली है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये मिनिस्ट्री, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, पर ध्यान किसका रखता है? सरकारों का, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होगा जिसके पास रेवेन्यू और फाइनेंस का चार्ज होगा, और इसी की तरह से तीसरे नंबर पे लिखा है वो स्टेट मिनिस्टर है, मतलब राज्य सरकार के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बात लिखी हुई है। तो राज्य सरकार में जो लोग फाइनेंस या
रेवेन्यू को संभाल रहे हैं, टैक्सेशन को संभाल रहे हैं, वो लोग आएंगे, या फिर कोई भी राज्य सरकार किसी और मिनिस्टर को भी नॉमिनेट कर सकती है। बस ठीक है, वैसे इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं थी, पर हम लोग चले गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए। चल, क्लियर है, समझ में आ गया। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है, अब बिल्कुल अपने दिमाग को शांत कर लो। हो गया जीएसटी काउंसिल। अब बिल्कुल अपने दिमाग को 1 मिनट के लिए शांत कर लो, क्योंकि अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जहां से हो सकता है मेंस के अंदर शॉर्ट नोट आपसे पूछ ले। ठीक है, प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, पर मेंस में भी वहां से शॉर्ट नोट वगैरह बनने के चांसेस रह सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 301, आर्टिकल 301, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। और वो बात क्या है? वो ये कहता है कि हमारा ये जो भारत देश है, जिसमें इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसके अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा वो फ्री होगा। अब यहां पे फ्री का मतलब वो मुफ्त वाला फ्री नहीं है, बिना पैसे वाला फ्री नहीं है। यहां पे फ्री का मतलब है उस ट्रेड का फ्री फ्लो होगा, उसमें बाधाएं नहीं होंगी। मतलब जब बात आएगी ट्रेड और बिजनेस की, हम अपने पूरे देश को एक सिंगल एंटिटी की तरह देखेंगे, सिंगल एंटिटी की तरह देखेंगे। कहने का मतलब है उसे टुकड़ों में नहीं बांटेंगे कि अरे ये तो ये राज्य है, अरे ये तो वो राज्य है, अरे ये तो ये राज्य है। नहीं, जब भी बात व्यापार की होगी, जब भी बात बिजनेस की होगी, तो हमारा देश एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ कि कोई भी राज्य सरकार अपने पावर्स का इस्तेमाल इस ढंग से नहीं करेगी कि वो किसी भी प्रकार से देश में होने वाले व्यापार को रोक सके या बाधा उसके अंदर डाल सके। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों है कि आपने हमें रोका और बहुत ध्यान से सुनने के लिए बोला। ये इतनी महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे भारतीय संविधान की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप अमेरिका जैसे देश भी चले जाओगे ना, कितना महान देश है अमेरिका, बिजनेस में सबसे आगे है, उस देश के अंदर भी जो राज्य हैं उनके पास अच्छी खासी ताकतें हैं ट्रेड और बिजनेस के संबंध में कानून बनाने की। और ये बात जग जाहिर है कि कभी कभी वो राज्य उस ताकतों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिसके कारण जो व्यापारी हैं अमेरिका में और जिनका जो इंटरेक्शन है वो एक राज्य से ज्यादा राज्यों के साथ है, उनको उस कारणवश बहुत परेशानी भी उठानी पड़ती है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हमको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है, पर ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम काफी बेटर है, काफी एफिशिएंट है। इनफैक्ट हमारा ये जो प्रोविजन है वो काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, बहुत बड़ी टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पे भी ये पॉइंट बहुत महत्व रखता है। दैट इज द रीजन कि मैं बोल रहा हूं कि जो ट्रेड और कॉमर्स है हमारे देश के अंदर वो बिल्कुल फ्री होगा, और ये बात भारतीय संविधान में लिखी गई। और फ्री का मतलब क्या है? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नोट कर लेना बच्चे इस बात को, और इसको इसी तरीके से लिख के आना है आपको एग्जाम में। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनका जो इस्तेमाल है, उनका जो आवन जावन है एक राज्य से दूसरे राज्य में, वो बिल्कुल बिना बाधा के होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद ये तो छोटी सी बात हो गई आर्टिकल 301 के अंदर कि हमारा क्या प्रिंसिपल, हम उसको कैसे फॉलो करने वाले हैं। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है बाकी के आर्टिकल्स की, मतलब आर्टिकल 302 से लेकर 305 तक की। तो ये जो ट्रेड फ्री होगा, ये बात हमको कहां देखने को मिलती है, आर्टिकल 301 में। और इसने तो घोषणा कर दी, घोषणा करके चुप हो गया ये। पर उसके बाद आर्टिकल 302 से लेके 305 तक कुछ ऐसी परिस्थितियां बताते हैं जहां पर कुछ की नियम, कुछ कानून, कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं राज्यों के द्वारा, जिनका शायद, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जिनका शायद थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े किसके ऊपर, इस फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। पर ऐसा कब किया जा सकेगा, क्यों किया जा सकेगा, किस हद तक किया जा सकेगा, वो हमको देखना बाकी है। जैसे सबसे पहली बात, आर्टिकल 302 कहता है, अभी बस समझो, बस समझो। आर्टिकल 302 कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना सकता है और कानून बना के रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। किसके ऊपर, इसी ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर, इसी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अगर, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर ऐसा करना जरूरी लग रहा है पार्लियामेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब सामाजिक हित, आप जैसे मेरे जैसे लोगों का हित। तो मान लीजिए कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए कि कोई भी व्यापार है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग है, जिसके कारण से जो सामाजिक हित है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अगर हम उसका फ्री फ्लो एंश्योर करें तो आर्टिकल 301 के अंदर, तो पार्लियामेंट के पास, ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन को लगा सकेगी। पर शर्त वही है कि पार्लियामेंट को पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो जो भी कुछ कर रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कर रही है, और ऐसी जो भी रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट लगाएगी वो किसी ऑर्डर से नहीं लग जाएंगी या किसी पॉलिसी बनाने से नहीं लग जाएंगी, वो केवल और केवल कानून के माध्यम से ही लग पाएंगी। मतलब एक बिल पारित करना होगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी जो एक कानून बनाने के लिए नॉर्मल प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन जाके लगा सकते हो। ठीक है, तो नोट करवा रहा हूं, फटाफट से देख लीजिए। आर्टिकल 301 ensures that the conduct of business and trade in our country is free and without hurdles। ठीक है, but under
Article 302, the Parliament has got the power to make any law which may have the effect of hindering trade and business. आखिरी बात, such law can only be made on the ground of public interest. आगे समझ में आई बात? समझ में? तो पहली बात कि आर्टिकल 301 ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश के अंदर जो बिजनेस और ट्रेड है वो फ्री हो, उसमें बाधाएं ना हो। पर जो आर्टिकल 302 है वो पार्लियामेंट को दोस्तों ये पावर देता है कि वो किसी भी ऐसे कानून को बना सकेगा जिसका जो प्रभाव है वो उसी ट्रेड और बिजनेस को हिंडर करने का होगा। ठीक है? पर ऐसा जो भी कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा वो केवल और केवल पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर बनाया जाएगा, मतलब सामाजिक हित के आधार पर बनाया जाएगा, और इसको सेटिस्फाई करना हमारी पार्लियामेंट की ही जिम्मेदारी होगी। अब मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये दोनों बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं? आर वी ऑल क्लियर? अभी बस जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, अपनी तरफ से एक कदम आगे भागने की कोशिश मत करो। अभी जो बताया उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है? अब मैं अगले कदम पे बढ़ रहा हूं। अगला कदम क्या कह रहा है? देखो, नॉर्मल रूल ये है, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल रूल हमारे देश के अंदर ये है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी भी राज्य के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस से संबंधित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब, कोई भी राज्य किसी भी सामान के विरुद्ध, किसी भी प्रोडक्ट के विरुद्ध, किसी भी सर्विस के विरुद्ध जो शायद किसी दूसरे राज्य से आ रहा हो या आ रही हो, उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है? कहने का मतलब है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउड नहीं होगा। पर इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए उस राज्य के अंदर कभी भी ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी सामान की या किसी भी चीज की कमी हो जाना। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ऐसा कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस स्कार्सिटी की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो फिर ऐसा किया जा सकेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब है नॉर्मल रूल तो ये है
कि कोई भी राज्य किसी भी प्रोडक्ट के संबंध में, किसी भी सर्विस के संबंध में, फिर वो चाहे उसी राज्य से आ रहा हो प्रोडक्ट, उसी राज्य से आ रही हो वो सर्विस, या किसी अन्य राज्य से आ रहा हो प्रोडक्ट, या किसी अन्य राज्य से आ रही हो वो सर्विस, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब है कि एक को हम बेहतर सुरक्षित कर रहे हैं दूसरे के मुकाबले, तो किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। दिस इज द नॉर्मल रूल। क्योंकि अगर हम लोग ये बात नहीं कहेंगे तो फिर आर्टिकल 301 वाली बात पूरी हो ही नहीं पाएगी, वरना हर राज्य का कोशिश करेगा कि मेरे राज्य के अंदर जो सामान उग रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको मैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता हूं, वही बिकेगा मेरे राज्य में, और कोई सामान क्यों बिकेगा जो किसी दूसरे राज्य से आ रहा है। अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर आर्टिकल 301 वाली बात तो पूरी हो नहीं पाएगी, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स तो हो नहीं पाएगा। दैट इज द रीजन कि हमने नॉर्मल रूल यही बनाया है कि कोई भी राज्य इस संबंध में भेदभाव नहीं कर सकता है। पर इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। मतलब कभी दोस्तों ऐसी परिस्थिति हो गई, जैसे खासकर ऐसी परिस्थिति आ जाती है एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में, जैसे मानो कोई खाने पीने की चीज है, जैसे ऑनियन को लेके, प्याज को लेके ऐसा बना रहता है, कभी कभार मान लीजिए कोई और दाल को लेके बन गया, या कोई और एसेंशियल कमोडिटी को लेके ऐसी परिस्थिति बन गई, एग्स को लेके बन गई, अंडों को लेके बन गई, तो इन सारी सिचुएशन में अगर ऐसा कोई भेदभाव किया जा रहा है किसी भी राज्य के द्वारा, सुनिश्चित करने के लिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए और उसके राज्य के लोगों की जरूरतें पूरी हो पाए, तब एक केवल ऐसी परिस्थिति में ऐसी चीजों को किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव को किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को दिया जा सकता है। ठीक है, तो नोट कर लो, फटाफट से लिख रहा हूं, और ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा, परेशान मत हो, इसको नोट कर लो और आर्टिकल नंबर भी लिख लेना। एज पर आर्टिकल 303 the fundamental rule is that no state can discriminate against or give preferential treatment to any product or services, ठीक है, belonging to that state or any other state, ठीक है, बट द सेम मतलब वही डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, द सेम कैन बी डन in situations of scarcity, मतलब आर्टिकल 303 तो ये कहता है कि फंडामेंटल रूल ये है कि कोई भी राज्य किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो उस राज्य से आ रहा है या किसी अन्य राज्य से आ रहा है, किसी भी प्रकार का भेदभाव या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करेगा। पर ऐसा किया जा सकता है आर्टिकल 303 के ही अनुसार स्कार्सिटी को हैंडल करने के लिए, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, समझ में आई बात? अच्छा, साइड हो जाऊं? लो, साइड हो गया। वैसे पीपीटी आपकी अपलोड हो जाएगी, परेशान मत हो।
स्कार्सिटी मतलब किसी भी सामान की कमी हो जाना, ठीक है। इसके बारे में हमने तो एग्जाम्पल भी लिए, जैसे अनियन हो गया या फिर एग्स हो गया। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है या फिर कहीं पे बाढ़ आ गई या कुछ और ऐसी सिचुएशन हो गई, तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब राज्य जो है वो ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ऑल द बेस्ट। और क्या बोलूं, अच्छे से देना एग्जाम। डरना नहीं है कभी, कोई एग्जाम एग्जाम से डरना नहीं होता है। अब अभी भी हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, कुछ पढ़ा दूं? चलो कोई बात नहीं है। अब हमारा जो ये डिस्कशन है ट्रेड और बिजनेस का, इसमें 2 पॉइंट्स रह गए हैं मेजर। एक तो हमको आर्टिकल 304 पढ़ना है और आर्टिकल 305 पढ़ना है, ठीक है। तो अगला जो हमारा सेशन होगा कल, उसके अंदर सबसे पहले जो 15-20 मिनट होंगे शुरू के, उसमें मैं आपको आर्टिकल 304 पढ़ा दूंगा और आर्टिकल 305 पढ़ा दूंगा। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जहां पे हम लोग पंचायती राज सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। दी पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। क्लियर है? चलो, बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू बेटा। और कोशिश करना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो यार। अच्छा, इतना लंबा थैंक यू क्यों, क्या हो गया? आज बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया मैंने? कोशिश करना कि एक दो पैरा लिखने की कोशिश करना, कि अगर लिख पाओ तो ट्राई करो। देखो, ट्राई करोगे तभी तो वो कैपेबिलिटी आपके अंदर आएगी। लिखने की कोशिश करना, लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे लिखने की कोशिश करो, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो फॉर एग्जांपल लिखने की कोशिश करो एक पेज, कि वो कौन सी सिचुएशंस है जहां पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के ऊपर। लिखने की देखो, और कुछ मत पढ़ो, कुछ मत देखो, बस खुद से लिखने की कोशिश करो, लिख लोगे। विश्वास रखो अपने आप के ऊपर, लिख लोगे। कोशिश करोगे तो लिख लोगे, ठीक है। हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, डरते हैं पहले से ही कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, अभी हम कैसे लिख पाएंगे। सर, लिख लो, कोशिश करो। चलो अब जाओ, टाइम पूरा हुआ। बाय बाय, बाय बाय।